संयोजक यौगिकों में बंधन। मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास में जब ली थी कि आपको समावयवता में इसके बाद पढ़ाऊंगा, पहले हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, समावयवता इसके बाद में पढ़ेंगे। उत्सर्जक यौगिकों में बंधन। तो देखो भाई क्या प्रॉब्लम, 9 वाले चैप्टर की कितने वीडियोज होंगे? जो चल रहा है इसका पहला वीडियो बन रहा है, जब तक वीडियो नहीं बना पाए अपन, क्योंकि अपने पहले लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई थी और मोबाइल से वीडियो नहीं बनती है कभी भी। वीडियो हमेशा किससे बनती है? लैपटॉप से बनती है या टैबलेट से बनती है। इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए इसके पहले, इसलिए आज से ही वीडियो स्टार्ट होगी अपनी। ठीक है, 8 चैप्टर की तो हमने डाल ही दी थी। तो देखो उत्सर्जक यौगिकों में जो बंधन है, इसमें अपन पढ़ते हैं, एक तो पढ़ेंगे वर्नर सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? वर्नर सिद्धांत। एक वैज्ञानिक था वर्नर, इसने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया, वर्नर नामक वैज्ञानिक ने, और इसके नाम के बेसिस पर ही सिद्धांत का नाम हो गया वर्नर सिद्धांत। इसके बाद में जो दूसरा पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या नाम है? VBT, संयोजकता बंध सिद्धांत। इसके बाद इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है VBT ये इस चैप्टर का, यहाँ से भी क्वेश्चनिंग 100% आती है। और इसके बाद में पढ़ेंगे थर्ड पार्ट है इसका CFT। CFT का मतलब है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मतलब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ये 3 टॉपिक हमको इस बंधन के अंदर पढ़ने। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं वर्नर सिद्धांत। तो वर्नर सिद्धांत क्या होता है, देखो इसको समझेंगे अच्छे से। पहले तो एक वैज्ञानिक था वर्नर। वर्नर ने जो संयोजकताएं होती है ना, वो 2 प्रकार की संयोजकताओं में बांट दिया। किसको? जो संयोजकताएं होती है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो है प्राथमिक संयोजकता और एक है द्वितीयक संयोजकता। संयोजकताओं को 2 भागों में बांटा। कौन कौन सी? प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता दोनों किससे कोरिलेट करती है? उत्सर्जक यौगिकों से कोरिलेट करती है दोनों की दोनों संयोजकता। अब होती क्या है ये, इनको समझेंगे हम। देखना भाई, जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो कैसी होती है? आयनिक होती है। सबसे पहला बिंदु ये याद रखेंगे हमको कि इसमें कौन से बंध पाए जाते हैं? आयनिक बंध पाया जाता है प्राथमिक संयोजकता। जबकि जो द्वितीयक संयोजकता है, इसमें कौन सा बंध पाया जाता है? उपसह संयोजक बंध को पाया जाता है। तो ये कौन सी होती है? उपसह संयोजक होती है। शीट में उपसह संयोजक और आयनिक दोनों लिखा हुआ है द्वितीयक संयोजकता के लिए, इसको ठीक कर लेंगे आप लोग। क्या करना है इसके लिए आपको? यहाँ लिखा हुआ है आयनिक तथा उपसह संयोजक दोनों होती है, यहाँ क्या कर लेंगे? केवल उपसह संयोजक होती है। यहाँ लिखेंगे आयनिक होती है, यहाँ है उपसह संयोजक होती है। कैसे होती है इसको हम प्रूव करेंगे अभी। पहले एक बार पॉइंट्स लिख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स प्राथमिक संयोजकता के लिए है और क्या क्या पॉइंट्स द्वितीयक संयोजकता के लिए है। वर्नर ने क्या किया? संयोजकताओं को 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? तो प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता कैसी होती है? आयनिक होती है। द्वितीयक संयोजकता कैसी होती है? उपसह संयोजक होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ये किसको बताती है प्राथमिक संयोजकता? प्राथमिक संयोजकता धातु परमाणु जो है, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल एटम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है। किसको बताती है? ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में व्याख्या करती है कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। जितनी ऑक्सीकरण अवस्था होगी वही इसकी क्या कहलाएगी? प्राथमिक संयोजकता कहलाएगी। और ये किसको बताती है? ये बताती है उपसह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। उपसह संयोजन संख्या किसको बताती है भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है। ये धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को बताती है, ये उपसह संयोजन संख्या को बताती है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, यानी पार्टिसिपेट करती। कौन? प्राथमिक संयोजकता। जबकि द्वितीयक संयोजकता भाग नहीं लेती है। रासायनिक अभिक्रिया में
का इससे कोई संबंध नहीं होता द्वितीयक संयोजकता से, किसका होता है, प्राथमिक संयोजकता से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनको प्रदर्शित करने का तरीका है कौन सी लाइंस, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइंस से प्रदर्शित करते हैं। डॉटेड लाइंस कैसे होती है देखना, ऐसे इस तरह की लाइन से प्रदर्शित करेंगे किनको, प्राथमिक संयोजकता को। जबकि जो द्वितीयक संयोजकता है इनको किससे प्रदर्शित करते हैं, थिक लाइन, पतली लाइन द्वारा, पतली लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी इस तरह से प्रदर्शित करने का तरीका है। कैसे करेंगे, सब एग्जाम्पल जब समझाऊंगा ना तब सारे पॉइंट एक साथ समझा दूंगा आपको, पहले एक बार पॉइंटों को समझो क्या क्या है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, यह यौगिक के आकार की व्याख्या नहीं करती है, आकार की व्याख्या नहीं करेगी, लेकिन ये आकार की व्याख्या करती है, आकार की व्याख्या करती है। नेक्स्ट, प्राथमिक संयोजकता के लिए यह ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, संतुष्ट होती है। प्राथमिक संयोजकता किसके द्वारा संतुष्ट होती है, ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है। जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होती है, द्वितीयक संयोजकता उदासीन अणु तथा ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है। ये उदासीन अणु द्वारा और ऋणायनों द्वारा, दोनों के द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि ये केवल और केवल ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। नेक्स्ट, ये कैसी होती है, अदिशात्मक होती है, जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। जबकि ये कैसी होती है, दिशात्मक होती है, इनकी कोई ना कोई दिशा जरूर पाई जाती है। नेक्स्ट, यह धनावेशित हो सकती है, ऋणावेशित हो सकती है। ये कैसी हो सकती है, तो धनावेशित होगी या फिर ऋणावेशित होगी, और ये तीनों हो सकती है, धनावेशित भी हो सकती है, ऋणावेशित भी हो सकती है और उदासीन भी हो सकती है। ये सारे बिंदु हैं इनके अंतर करने। तो डायरेक्ट एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता में 4 अंतर बताइए, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है एक तो यहाँ से। और अब बात आती है इनको समझने की, देखो अच्छे से समझेंगे इनको। कोई एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं अपन, मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर CO, यहाँ लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, देखना, कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि प्राथमिक संयोजकता कौन है, द्वितीयक संयोजकता कौन है, हर चीज के बारे में देखेंगे। अब देखना है यहाँ पर आप, यहाँ प्राथमिक संयोजकता का मतलब क्या है, इस पॉइंट को नोट आउट करना अच्छे से। ये जो सेकंड पॉइंट लिखा है ना हमने, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, तो देखो जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो किसके बारे में बताती है, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बताती है, ठीक। कैसे बताती है देखना, अगर हम इस कोबाल्ट जो धातु परमाणु है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी देखना। देखिए कैसे करते हैं कैलकुलेट अपन, इसको क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, x प्लस ये क्या है, उदासीन लिगेंड है तो 0 × 6, x प्लस 0 × 6, ये देखो Cl3 है तो यहाँ -3 हो गया, तो यहाँ क्या चार्ज जाएगा, +3 जाएगा, तो बराबर क्या है +3, यानी x बराबर कितना आ गया, ऑक्सीकरण अवस्था +3, आगे क्या ऑक्सीकरण अवस्था +3। और यहाँ क्या लिख रहा है पढ़ना, धातु परमाणु की क्या बताती है ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3, यानी प्राथमिक संयोजकता भी यही होगी क्या, प्राइमरी वैलेंसी भी +3 होगी क्या। प्राथमिक संयोजकता का मतलब प्राइमरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता का मतलब सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखो साफ साफ लिख रखा है, प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में सूचित करती है, बताती है हमें। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई धातु परमाणु की, +3, तो इस यौगिक के अंदर प्राथमिक संयोजकता कितनी आई, 3, कितनी आई है, 3। और देखना इधर देखना, द्वितीयक संयोजकता का दूसरा बिंदु उत्सर्ग संयोजन संख्या को बताती है। उत्सर्ग संयोजन संख्या किसे कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड जितने उपसह संयोजक बंधों का निर्माण करता है उसे ही क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। यहाँ चेक करना, लिगेंड कौन है, NH3 है, कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने बंध बनाएंगे, 6 बंध बनाएंगे, 6 कौन से बंध बनाएंगे, उपसह संयोजक बंध बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर
सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आती है? 6। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी इस यौगिक के अंदर? 6। प्राथमिक वैलेंसी कितनी आएगी? 3। ये समझ में आएगा? ये पॉइंट समझ में आएगा? दूसरा और देखना, अब आगे पहला बिंदु देखना, प्राथमिक संयोजकता कैसी होती है? आयनिक होती है। प्राथमिक संयोजकता आयनिक क्यों है? देखना, हमने बात की इसके आवेश की। किसके आवेश? धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था। जब वो +3 है, +3 क्या है? आयन है क्या? +3 -3 क्या होते हैं? ये आयनिक ही हुआ। तो ये आयनिक कैरेक्टर शो कर रही है, इस वजह से क्या है? ये आयनिक होती है। कौन? प्राथमिक संयोजकता। क्योंकि धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था या तो प्लस में होगी या माइनस में होगी, लेकिन जितने भी धातुएं होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करती है। अतः धातुएं कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था आयनिक होती है। इस वजह से हमने यहाँ पे बात की कि ये क्या होती है? आयनिक होती है। पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु हो गया, यहाँ उत्सर्जन संयोजक होती है। क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो, जो लिगेंड होगा उत्सर्जन संख्या जो दर्शाएगा वो कौन सा बंध बनाता है? उपसह संयोजक बंध बनाता है। इसलिए कैसी होती है द्वितीयक संयोजकता? उपसह संयोजक होती है, क्योंकि बंध कौन सा बनता है इनके मध्य में? उपसह संयोजक बंध बनता है, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है जबकि ये नहीं लेती। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये है कि कोई उसके जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस पर जो आवेश आता है धातु परमाणु पर, ये कब आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी रासायनिक अभिक्रिया को या तो दिया जाए या लिया जाए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के द्वारा, तो ही तो जाकर के रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर ये जो चार्जेज आ रहे हैं +3, जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ये तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती, लेकिन जो लिगेंड है ये तो केवल धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। 6 जुड़ रहे हैं तो 6 के 6 ही रहेंगे। ऐसे थोड़ी है कि 6 के 4 हो गए, 6 के 3 हो गए। इसलिए हम ये लिखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में लिगेंड जो है ये पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी इनकी जो ये उत्सर्जन संख्या जो है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। ठीक है, नेक्स्ट, डॉटेड लाइन। प्राथमिक संयोजकता को कैसे प्रदर्शित करते हैं? डॉटेड लाइन से। द्वितीयक संयोजकता को कैसे करते हैं प्रदर्शित? पतली लाइन से। कैसे करेंगे देखना, इसको भी समझना अच्छे से। देखो, केंद्रीय धातु परमाणु ये रहा, मैंने कोबाल्ट को बीचों बीच बना दिया। ठीक है, बनाने के बाद में हमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं? 6 लिगेंड जुड़ रहे हैं। 6 लिगेंड जुड़ रहे हैं तो उत्सर्जन संख्या कितनी आती है? इस वजह से 6 आई है इसकी, क्योंकि 6 उत्सर्जन संयोजक बंध बन रहे हैं यहाँ पर। तो उनको किससे प्रदर्शित करेंगे? पतली लाइन से। तो NH3 कितने पतली लाइन से जुड़ जाएंगे? NH3 1 2 3 4 5 और 6। देखो जुड़ गए क्या? 6 NH3 पतली लाइन से। इससे हमें इस डायग्राम से पता चल रहा है कि यहाँ पर ये पतली लाइन से जुड़ रहे हैं, तो ये किसको दर्शा रहे हैं? द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखना यहाँ पर डॉटेड लाइन से किसको? प्राथमिक संयोजकता को। प्राथमिक संयोजकता कितनी आ रही है? 3 आ रही है। ठीक है, किसकी वजह से आ रही है? इन 3 क्लोरीन की वजह से आ रही है क्या? क्योंकि यही तो है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, क्लोरीन। क्योंकि ये क्या है? आयनिक फॉर्म में है, आयन है। तो बाहर की तरफ जो कॉम्प्लेक्स के बाहर की तरफ जो आयनिक स्पीशीज होती है वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, और यही प्राथमिक संयोजकता के लिए उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर इन तीनों क्लोरीन को किससे दर्शाएंगे हम? डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे। तो देख लो, इस डायग्राम से हमको सीधा सीधा साफ साफ पता चल जाता है कि इसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी? 3। द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी? 6, क्योंकि 6 क्या बन रहे हैं? बंद बन रहे हैं। कौन सी? पतली लाइन वाली। तो ये है दर्शाने का तरीका इनका। अभी एक और एग्जांपल लूंगा, पहले इस पॉइंट्स को समझा दूं, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगला एग्जांपल बताने के बाद। अगला देखना, ये आकार के बारे में नहीं बताती है। किसके बारे? ये आकार के बारे में बताती है। कैसे बताएगी देखना, जब 6 लिगेंड पार्टिसिपेट करेंगे, 6 लिगेंड उत्सर्जन संयोजक बंध बनाएंगे, तो इससे हमें क्या पता चलेगा? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा पढ़ाया था मैंने आपको। जब 6 लिगेंड पार्टिसिपेट करते हैं, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो अष्टफल की संरचना प्राप्त होती है। ऐसे बताया था आपको, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है तो त्रिभुजाकार द्विपिरामिडीय संरचना प्राप्त होती है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो चतुष्फलकीय संरचना प्राप्त होती है। तो आकार की व्याख्या कर रही है क्या द्वितीयक संयोजकता? ठीक है भाई, कर रही है। और ये नहीं करेगी क्योंकि ये तो एक प्रकार का आयन है, आवेश है। किसके ऊपर? धातु परमाणु के ऊपर। नेक्स्ट, यह ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। कौन? प्राथमिक संयोजकता।
देखना कैसे हुई संतुष्ट। ये देखो क्लोरीन कितने थे, 3 थे, तीनों क्या थे, ऋणायन थे। इसी ये अगर नहीं होते तो प्राथमिक संयोजकता 0 हो जाती क्या? अगर ये 3 क्लोरीन नहीं होते तो ये संतुष्ट होता क्या यौगिक? नहीं होता, क्योंकि ये 3 जो ऋणायन थे क्लोरीन के, इन्हीं के द्वारा हमें पता चला कि इसकी प्राथमिक संयोजकता क्या है, 3 है। तो ये क्या होती है, ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है। जबकि यहाँ देखना यह उदासीन अणु और ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। देखना इस पॉइंट को समझना, लिगेंड क्या था, उदासीन, और दूसरा क्या रहा, ऋणायन द्वारा। देखो यहाँ पर NH3 4 होकर के 2 क्लोरीन भी तो आ सकते थे, 2 हाइड्रोक्साइड भी तो आ सकते थे, यानी लिगेंड ऋणावेशित वाला भी तो जुड़ सकता था। तो ये अगर यहाँ ऋणावेशित वाला लिगेंड होता और उदासीन अणु होता तो फिर ये उनके द्वारा भी संतुष्ट होती क्या, यानी उनसे भी जो ऋणायन होता अंदर की तरफ ब्रैकेट के अंदर, वो भी इस ऑक्सीडेशन स्टेट को बताने में पार्टिसिपेट करता क्या, करता। उसका एग्जाम्पल आपको बता ही देता हूं मैं, देख लो इस तरह का एग्जाम्पल। यहां देखना अच्छे से, मैंने लिखा CONH3 का होल फॉर Cl2 और ये ले लिया Cl। देखना भाई, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, लेकिन दोनों की प्राइमरी वैलेंसी इक्वल है, सेकेंडरी वैलेंसी भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? इस चीज को, ये चीज पॉइंट संतुलित करता है, उदासीन अणु और ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। कैसे करेगा देखना, इसकी एक तो मान लिया हमने, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दें, X प्लस 4 इंटू 0 प्लस क्लोरीन की कितनी होती, -1, 2 क्लोरीन है तो 2 इंटू -1 बराबर Cl पर -1 है तो यहाँ +1 जाएगा बराबर +1 X, ये 0 हो गया, -2 बराबर +1 X बराबर देखो +3 आई क्या, देखो प्राइमरी वैलेंसी 3 आ गई क्या वापिस, कंपाउंड अलग अलग है लेकिन फिर भी प्राइमरी वैलेंसी क्या आ रही है, 3, और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो भी 6 आएगी क्या। देखो 4 लिगेंड तो NH3 के, 2 लिगेंड क्लोरीन के, 6 लिगेंड हो गए, और 6 के 6 लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाएंगे। तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड जितने उप सहसंयोजक बंध बनाता है वही उसकी क्या कहलाती है, उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। और हम जानते हैं कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो उप सहसंयोजन संख्या ही होती है, उप सहसंयोजन संख्या के बारे में बताती है। तो जो जितनी उप सहसंयोजन संख्या आई वो कितनी थी, 6, तो इस वजह से यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी भी कितनी आ जाएगी, 6, प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6। अब देखो ऋणायनों से कैसे संतुष्ट हुई, उदासीन और ऋणायनों द्वारा क्या होती है संतुष्ट, देखो हो रही है क्या, ये उदासीन और ये ऋणायन, दोनों प्रकार के लिगेंड पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिससे क्या प्राप्त हुई हमको, द्वितीयक संयोजकता। और प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। देखो एक तो 3 कैसे आई, एक तो इसकी वजह से आई और 2 ये अंदर से इसकी वजह से आई है क्या, ये संयोजकता प्राथमिक संयोजकता इसकी +3, देखो आई तो देखो 2 इंटू -1 लिखा था आपने, तो ऋणायनों द्वारा संतुष्ट हो रही है क्या, ऋणायन द्वारा कौन संतुष्ट हो रहा है, प्राथमिक संयोजकता। ये बिंदु था। नेक्स्ट ये कैसी होती है, अदिशात्मक। देखो ये तो एक प्रकार के आयन है, +3 -3 +2, तो आयन में कोई दिशा नहीं होती है, जबकि ये कैसी होती है, दिशात्मक होती है। क्यों, क्योंकि लिगेंड जो आक्रमण करते हैं वो कहां से आक्रमण करते हैं, XYZ एक्सिस जो होती है वहां से आक्रमण करते हैं, तो वो दिशा स्वरूप होते हैं, दिशा होती है उनकी, इसलिए क्या लिख रखा है हमने, ये दिशात्मक होती है जबकि ये अदिशात्मक होती है। ये धनावेशित और ऋणावेशित दोनों हो सकती है। देखो धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था धनावेशित भी आ सकती है, ऋणावेशित भी आ सकती है, लेकिन हम जानते हैं समस्त धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागने का कार्य करती है, अतः कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होती है। लेकिन बहुत से कंपाउंड ऐसे पाए गए जिनमें धातु परमाणु पर क्या आ गया, ऋणावेश आ गया, और ऋणावेश आ गया तो वो क्या रहा, स्थायित्व उसका कम है, यानी वो क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन माइनस आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का कार्य करेगा ताकि उस पर क्या आ जाए, धनावेश आ जाए। तो वो अपनी स्टेबिलिटी को, वो अगर किसी धातु परमाणु पर माइनस आ रहा है तो वो स्टेबल नहीं है, लेकिन वो स्टेबल होने की प्रयास करेगा, आगे इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा। तो ये धनावेशित भी हो सकती है और ये ऋणावेशित भी हो सकती है, जबकि ये धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन तीनों हो सकती है। देखो लिगेंड धनावेशित भी भाग ले सकता है, ऋणावेशित भी ले सकता है यहाँ पर, और उदासीन भी ले सकता है। देखो उदासीन और ऋणावेशित तो ले ही रहा है, धनावेशित भी ले सकता है। मैंने आपको 3 प्रकार के धनावेशित लिगेंड पढ़ाए, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम पढ़ाए थे ना, तो वो थे धनावेशित लिगेंड, तो वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो होंगे
तो वो भी द्वितीयक संयोजकता के बारे में इंगित करेंगे कि इसकी द्वितीयक संयोजकता इतनी होगी। ये सब पॉइंट समझ में आ गए हो तो चैट बॉक्स में एक बार मैसेज करके बताएं, या कोई सा पॉइंट दोबारा समझाना हो तो वो बताएं। बोलो कौन सा पॉइंट दोबारा समझाना है वो बता दो, या तो पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए, बस ये है। बोलो भाई, आ गया क्या? या कोई पॉइंट दोबारा समझाना हो? पांचवा पॉइंट, ओके। पांचवा कौन सा था? पांचवा पॉइंट था आपका आकार वाला। आकार वाला बताना है क्या? एक दो तीन चार पांच, आकार वाला। चलो देखो आकार वाला। देखो आपने पढ़ा था एक कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, एक पॉइंट पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में हमने क्या बताया था? त्रिविमीय जो विन्यास होता है उसमें उसकी व्याख्या करता है, जिसमें कौन उत्तरदायी होती है उसके लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी उसकी उत्तर संयोजन संख्या। ठीक है। अब देखो यहां तो लिख रहे हैं हम आकार की व्याख्या नहीं करती है, तो जिसमें व्याख्या नहीं कर रही तो उसमें हम समझ ही नहीं सकते। कहां समझेंगे? जहां आकार की व्याख्या कर रही है। कौन करती है आकार की व्याख्या? द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता किसको बताती है? उत्सर्जन संयोजन संख्या को। और उत्सर्जन संयोजन संख्या किसको बताती है? आकार को। कैसे बताती है देखना, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, यानी उत्सर्जन संख्या जब आवाज आ रही है क्या अब? ओके ठीक है, दोबारा देखो। ठीक है ठीक है ठीक है, बस सुन लिया। हम बात कर रहे हैं किसकी? द्वितीयक संयोजकता की। द्वितीयक संयोजकता क्या करती है? आकार की व्याख्या करती है। अब देखना कैसे करेगी आकार की व्याख्या। द्वितीयक संयोजकता किसके बारे में बताती है? उपसर्जन संयोजन संख्या के बारे में। और जो उपसर्जन संयोजन संख्या है वो अगर 2 होती है तो हम आकार कहते हैं कि रेखीय होगा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में पढ़ाया था मैंने आपको। जब हम कहें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हम कहेंगे कि आकार त्रिभुजीय होगा। जब 4 होगा तो हम कहेंगे कि चतुष्फलकीय होगा। तो बताओ आकार की व्याख्या नहीं कर रही है सर? दो वाले एग्जाम्पल में लाइन कैसे बनेगी बताऊंगा, अभी बताऊंगा उसकी। इसका मैं लाइनिंग बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में। पहले ये वाला देख लो। उपसर्जन संख्या से हमको क्या पता चल जाता है? उसका आकार पता चल जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पर ही हमको आकार का पता चलता है। 2 पर रेखीय, 3 पर त्रिभुजीय, 4 पर चतुष्फलकीय, 5 पर त्रिभुजाकार पिरामिडी और 6 पर अष्टफलकीय। समझ गए क्या? 5 पॉइंट समझ में आ गए? पांचवा नंबर समझ में आ गया क्या? ओके चलो अब बात करते हैं इसके आकार की। देखना इस पॉइंट का आकार, सॉरी आकार क्या, हाँ वो लाइन। अब देखना है यहाँ पर, आपको ये तो पता ही है कि पतली लाइन से किसको दर्शाएंगे? प्राथमिक संयोजकता को। और सॉरी डॉटेड लाइन से किसको दर्शाएंगे? प्राथमिक संयोजकता को। और पतली लाइन से किसको दर्शाएंगे? द्वितीयक संयोजकता को। देखना ये केंद्रीय परमाणु मैंने केंद्र में लगा दिया। ठीक, अब सबसे पहले किसको दर्शाएंगे? द्वितीयक संयोजकता को। द्वितीयक संयोजकता इसके लिए कितनी थी? सेकेंडरी वैलेंसी 6, प्राइमरी वैलेंसी कितनी थी? 3। ये था। सबसे पहले किसको दर्शा दे अपन? द्वितीयक संयोजकता को। द्वितीयक संयोजकता का मतलब क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं, वही क्या है? द्वितीयक संयोजकता, क्योंकि वही तो बंध बनाएंगे उतने। तो देखना कितने जुड़ रहे हैं? 4 तो NH3 जुड़ रहे हैं। 4 NH3 जोड़ देते हैं पहले। 1 2 3 4, बोलो जुड़ गए क्या 4 लिगेंड NH3 के? अब 2 लिगेंड किसके हैं? क्लोरीन के। ये भी तो लिगेंड है, ये भी तो उत्सर्जक बंध बना रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। तो 2 लिगेंड ये जोड़ दिए मैंने, देखो एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन। ये क्या हो गई आपकी? द्वितीयक संयोजकता।
पतली लाइन के द्वारा। ठीक, अब बात करते हैं प्राथमिक संयोजकता की। अब देखना प्राथमिक संयोजकता, देखो प्राथमिक संयोजकता तीन है। तीन किस किस के द्वारा ही, मैंने बताया था आपको, ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है प्राथमिक संयोजकता। देखो एक ऋणायन तो ये रहा, बाकी दो इसकी वजह से आई थी क्या, तो एक ऋणायन को तो हम पहले डायरेक्ट बना देते हैं, एक क्लोरीन, ये क्या हो गई एक आपकी प्राथमिक संयोजकता। और दो क्लोरीन ये वाली है क्या जिसने द्वितीयक संयोजकता भी दर्शाई थी। तो यानी ये दो क्लोरीन ऐसे थे क्या जो प्राथमिक संयोजकता में भी भाग ले रहे हैं और द्वितीयक संयोजकता में भी भाग ले रहे हैं, क्योंकि ये लिगेंड का भी काम कर रहे हैं जो उपसंयोजक बंध बना रहे हैं दो, और ये क्लोरीन केवल और केवल आयन है, आयनिक स्पीशीज है, इसलिए केवल और केवल एक आयन ऐसा है जो धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था में काम आ रहा है, जबकि दो क्लोरीन जो ऋणात्मक लिगेंड है ये ऐसे हैं जो उपसंयोजक बंध भी बना रहे हैं और साथ के साथ धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था का निर्माण भी कर रहे हैं। अतः यहाँ पर ये जो दो क्लोरीन है ना, इनको हम पतली लाइन से भी दर्शाएंगे और मोटी लाइन से भी दर्शाएंगे। ये एग्जाम्पल समझ में आया क्या? देखो पहले पिंकी वीडियो अटक रही है, आ गया समझ में? पिंकी हो सकता है तुम्हारे नेटवर्क प्रॉब्लम हो, और किसी की भी अटक रही है वीडियो चेक करो, और किसी की वीडियो अटक रही है क्या? नहीं, पिंकी तुम्हारे नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, देखो औरों की तो नहीं अटक रही है। कोई बात नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ज्यादा दिक्कत, थोड़ी बहुत दिक्कत रहे ना तो वीडियो में से देख लेना फिर। अभी तो कोशिश करो एक बार, है ना? एक बार और क्या बताऊं? विक्रम क्या बताना है बताओ? विक्रम क्या बताना है? यही वाला एग्जाम्पल दोबारा बताऊं क्या? चलो एक बार और देख लो, देखना। ये एग्जाम्पल था जिसमें हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट की, प्राथमिक संयोजकता कौन है कितनी है और द्वितीयक संयोजकता कौन है कितनी। देखो इसमें प्राथमिक संयोजकता का मतलब धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, जो हम एक समान करके निकाल लेते हैं, जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी वही क्या होगी, धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था होगी, वही क्या कहलाएगी, प्राथमिक संयोजकता। ठीक, ये तो प्राथमिक संयोजकता की बात हो गई। तो हमने एक्स करके निकाली तो क्या रिजल्ट निकला इसका, हमारे पास 3। इसका मतलब क्या हो गई, प्राथमिक संयोजकता 3। और ऐसे द्वितीयक संयोजकता का मतलब क्या होता है, उपसर्ग संयोजन संख्या को बताती है, और उपसर्ग संयोजन संख्या क्या होती है, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जिसमें उपसर्ग संयोजक बंध बनाता है वही क्या कहलाती है, उसकी उपसर्ग संयोजन संख्या कहलाती है। और इस बेसिस पर यहाँ 6 लिगेंड थे, 6 लिगेंड ने कितने उपसर्ग संयोजक बंध बनाए, 6 उपसर्ग संयोजक बंध बनाए, अतः यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी, 6 होगी। ये दोनों चीजें आ गई। अब आने के बाद हम इसका क्या बना रहे हैं, डायग्राम। डायग्राम बनाया हमने, देखना सबसे पहले हमने केंद्रीय धातु परमाणु लिख दिया, लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, लिखने के बाद सबसे पहले हम लिगेंडों को देखेंगे। लिगेंड से हम क्या बनाएंगे, इसके लिगेंड ही क्या है, इनकी द्वितीयक संयोजकता। कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं, 4 और 2 6, 4 उदासीन और 2 ऋणावेशित लिगेंड। तो 4 उदासीन लिगेंडों को बना दिया पहले मैंने, 1 2 3 4। अब 2 ऋणावेशित लिगेंड थे, ये भी तो क्या बना रहे थे, उपसर्ग संयोजक बंध बना रहे थे, तो दोनों को भी मैंने पतली लाइन से दर्शा दिया। हमारी द्वितीयक संयोजकता डायग्राम में कंप्लीट हो गई। अब बारी आई प्राथमिक संयोजकता की। तो जो प्राथमिक संयोजकता है वो क्या होती है, धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, यानी धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था के निर्माण में जिसने भी भाग लिया हो उस सबको यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा। तो धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था के निर्माण में एक तो इसने भाग लिया था, इस ऋणायन ने, और इन दोनों लिगेंडों ने भी भाग लिया था। अब जब इन दोनों लिगेंडों ने भाग लिया था तो इन दोनों लिगेंडों का योगदान दोनों में हो गया, प्राथमिक संयोजकता में भी और द्वितीयक संयोजकता में भी। और जब द्वितीयक संयोजकता में तो हमने पतली लाइन बनाई दी थी, प्राथमिक संयोजकता के लिए क्या बना देंगे, 2 डॉटेड लाइन बना देंगे। और ये तो आयन था, ये तो भाग लेगा ही लेगा, जितने भी आयन होंगे वो प्राथमिक संयोजकता में भाग लेंगे कन्फर्म है, क्योंकि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, आयनिक होती है। पहला पॉइंट लिखाया आपको। द्वितीयक संयोजकता कैसी होती है, उपसर्ग संयोजक होती है, यानी उपसर्ग संयोजक बंध बनाती है, इसलिए हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन बना दी। तो 3 डॉटेड लाइन से क्या आ गई, 3 प्राथमिक संयोजकता, और 6 पतली लाइन से क्या आ गई, 6 द्वितीयक संयोजकता। अब आया क्या समझ में, चेक करो। समझ में आया क्या? ओके,
और कौन से पॉइंट में प्रॉब्लम है वो बोलो, और कोई ऐसा पॉइंट जिसमें समस्या हो आपको। और कोई पॉइंट बताओ जिसमें समस्या हो, जितने भी लिखा है उनमें। नहीं है तो एक पॉइंट मैंने शीट के अंदर ऐड नहीं करवा रखा, वो पॉइंट ऐड कर लेना शीट के अंदर। ये पॉइंट नहीं है उसमें, यह ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, प्राथमिक संयोजकता में ऐड करेंगे, यह ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। एक पॉइंट ऐड करेंगे प्राथमिक संयोजकता में, यह ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता में ऐड करेंगे, यह उदासीन अणुओं तथा ऋणायनों द्वारा, द्वितीयक संयोजकता में ऐड करेंगे, यह उदासीन अणुओं तथा ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, यह उदासीन अणुओं तथा ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। हो गया, नोट कर लिया? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखना, मैंने जब कोऑर्डिनेशन वाला फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था आपका, कोऑर्डिनेशन वाला जो पहला दिन था, उस दिन आपको मैंने इसका एक्सपेरिमेंट बताया था कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, किस तरह से हम डबल सोल्ट बनाते हैं, द्विक लवण बनाते हैं, इसके बारे में बात की थी हमने। तो उस समय हमारे पास क्या हुआ था, हमने दो प्रकार के लवण लिए थे, किसके अंदर डाले थे, एक बीकर के अंदर डाले थे, डालने के बाद में उसको गर्म किया था, गर्म करने से क्या ऑब्टेन हुए थे, क्रिस्टल ऑब्टेन हुए थे, क्रिस्टल को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया था पेट्री डिश में। तो जिससे क्या बना था, वो बना था आणविक या योगात्मक यौगिक, वही बना था क्या। अब देखो जो आणविक या योगात्मक यौगिक बना था वो इस तरह का था, क्या देखना, जैसे COCl3.6NH3, देखो इस तरह का था क्या वो आणविक या योगात्मक यौगिक, COCl3.6NH3। अब इसको मैं क्या करूंगा, जल में डालूंगा। जैसे मैं इसको जल में डालता हूं तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल कहाँ घुस जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, जितने होते हैं ना बाहर उतने के उतने घुस जाते हैं पूरे के पूरे, और ये क्लोरीन को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं बाहर अभिक्रिया करने के लिए। तो क्या बन जाता है, CONH3 का फॉस्फेट Cl3, ये क्या बन गया अब अपने पास, उपसहसंयोजक यौगिक। क्या बन गया ये, उपसहसंयोजक यौगिक। ये क्या था, आणविक या योगात्मक यौगिक। तो इसी से ही तो बना था ये। तो आपको ये इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो अगर इस फॉर्म में दिया जाए तो इस तरह से भी दे सकते हैं इनको, एक पहला ये दे दिया, दूसरा देखना COCl3.5NH3 दे दिया जाए, तीसरा COCl3.4NH3 दे दिया जाए, चौथा COCl3.3NH3 दे दिया जाए। देखो ये चार तरह से हो सकता है। जब इनको जल में डालूंगा तो इस तरह से यौगिक बनाएगा, जितने भी बाहर की तरफ होते हैं वो सारे के सारे तो अंदर आ ही जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 आएंगे अंदर, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर तो फिक्स रहता है 6 है तो 6 ही बनेगा, इसमें 5 नहीं बनेगा, 4 नहीं बनेगा। कैसे देखना, ये क्या बनाएगा, कोबाल्ट NH3 का होल 5 लिगेंड आया अभी तक, और इसलिए क्या होगा, जो क्लोरीन थे ना वो सारे बाहर नहीं जाएंगे, एक क्लोरीन अंदर नहीं जाएगा। कितने क्लोरीन जाएंगे बाहर, केवल 2। इसमें क्या होगा, कोबाल्ट NH3 कितने है भाई, 4 है, तो 4 के 4 अंदर, कब जल में डालने पर, क्लोरीन कितने रह जाएंगे अंदर, 2, एक बाहर निकल जाएगा। अगले में देखना कोबाल्ट NH3 कितने, 3 है, 3 के 3 अंदर, क्लोरीन कितने बाहर जाएंगे, एक भी नहीं जाएगा भाई, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो करना है, ठीक। अब चारों के लिए अगर हम बात करें किसकी, प्राइमरी वैलेंसी की और सेकेंडरी वैलेंसी की, तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो
कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा सा देखना होता है, यहीं से भी पता